The NIH has not ever and does not now fund gain of function research in the Wuhan Institute. एक ऐसी दुनिया जहां एक वायरस ने बिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी पलट दी, जहां स्कूल बंद हुए, बिजनेस तबाह हुए और लोगों ने अपने अपनों को आखिरी बार सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे देखा। उस वक्त अमेरिका को एक चेहरे पे भरोसा था, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक आदमी जो रोज टीवी पे आता था और कहता था सब कुछ साइंस के हिसाब से हो रहा है। उस आदमी का नाम था डॉक्टर एंथोनी फाउची। लेकिन सालों बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए और उन डॉक्यूमेंट्स ने एक खतरनाक सवाल खड़े कर दिए। क्या दुनिया को पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया? और अगर नहीं बताया गया तो किसने छुपाया और क्यों छुपाया? क्योंकि अगर ये एलिगेशन सच निकले तो कोविड पैंडेमिक की कहानी वैसी नहीं है जैसे बताई गई थी, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में घुसने वाले हैं जहां साइंस और पॉलिटिक्स की कहानी बिल्कुल धुंधली हो जाती है, जहां एक ग्लोबल पैंडेमिक के पीछे के सवाल आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए और जहां कुछ नए क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट ने इस पूरी डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया। जून 2026 अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड अपने ऑफिस के आखिरी दिनों में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करती हैं जिसके हिसाब से उनका दावा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कम्युनिकेशंस और रिकॉर्ड्स हैं जो कोविड-19 की ओरिजिन स्टोरी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। और सवाल किस पर? डॉक्टर एंथोनी फाउची पर। वही फाउची जो पेंडेमिक के दौरान अमेरिका के सबसे प्रोमिनेंट हेल्थ ऑफिसर थे। और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक क्या अमेरिकन टैक्स पेयर्स और बाकी कंट्री से कलेक्ट किए गए टैरिफ्स का पैसा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तक पहुंचा? क्या गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंड किया गया? क्या इंटेलिजेंस असेसमेंट पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की गई? और क्या उस टाइम की अमेरिका की गवर्नमेंट, कांग्रेस और पब्लिक को पूरा सच कभी बताया गया? कुछ लोग इसे एक्सप्लोसिव रिवेलेशंस कह रहे हैं और कुछ लोग पॉलिटिकल एक्विजिशंस कह रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ये डॉक्यूमेंट्स एक डिबेट को फिर से खोल चुका है जिसे बहुत लोग खत्म समझ बैठे थे। और इस डिबेट को समझने के लिए हमें इस कहानी के 3 चैप्टर में जाना होगा। पहला, वुहान और फंडिंग का कनेक्शन। दूसरा, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर क्या चल रहा है। और तीसरा चैप्टर प्रेसिडेंशियल पावर पे है। तो शुरू करें। Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic. इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक टेक्निकल टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कंसेप्ट सिंपल है। साइंटिस्ट किसी भी वायरस को स्टडी करते हैं और देखते हैं अगर उस वायरस में कुछ भी चेंज किया जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा। क्या वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है? क्या वो स्पीशीज के बीच जंप कर सकता है? क्या वो फ्यूचर में पेंडेमिक को क्रिएट कर सकता है? सपोर्टर्स कहते हैं कि ऐसी रिसर्च हमें फ्यूचर के थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर कर सकती है और क्रिटिक्स कहते हैं कि इस प्रोसेस में हम ऐसी बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं जो काफ़ी डेंजरस हो और अगर कभी लैब में एक्सीडेंट हो जाए तो कंसिक्वेंसेस ग्लोबल हो सकते हैं। यही डिबेट सालों से चल रही है और इसी डिबेट के बीच में एक नाम बार बार आता है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चाइना का एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी। और अब सवाल उठता है कि अमेरिका का इस लैब से कनेक्शन है और यही एंट्री होती है डॉक्टर एंथोनी फाउची की। पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के दौरान फाउची अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज यानी NIAID के डायरेक्टर थे। अब तुलसी गैबर्ड के रिलीज किए गए डॉक्यूमेंट्स ये एलिगेशन करते हैं कि NIAID के फंड का एक हिस्सा इको हेल्थ अलायंस के थ्रू वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तक गया है। ये फंडिंग कोरोना वायरस रिसर्च से लिंक्ड प्रोजेक्ट से थी और इसी पॉइंट पर कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इसका कहना है कि ये फंडिंग गेन ऑफ फंक्शन टाइप्स एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट कर रही थी, जबकि फाउची और उनके सपोर्टर सालों तक ये मेंटेन कर रहे थे कि NIH ने वुहान में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंड नहीं की। दोनों साइड्स की डिसएग्रीमेंट का सेंटर यही था कि रिसर्च की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी और किस कैटेगरी में उसे क्लासिफाई किया जाना चाहिए था। लेकिन गैबर्ड के ऑफिस का दावा है कि न्यूली रिलीज डॉक्यूमेंट्स इस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं और यहीं से कंट्रोवर्सी और गहरी हो जाती है। 2021 में सेनेट हियरिंग के दौरान सेनेटर रॉल पॉल ने फाउची से एक सीधा सवाल पूछा, क्या NIH ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंड की थी? और फाउची ने सीधा मना किया। उस वक्त ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया क्योंकि फाउची के क्रिटिक्स कहते रहे कि अवेलेबल रिकॉर्ड्स कुछ और इंडिकेट करते हैं और अब गैबर्ड की न्यू रिलीज डॉक्यूमेंट भी यही क्लेम को चैलेंज करती है। उनका एलिगेशन है कि कांग्रेस को दिया गया एक्सप्लेनेशन पूरी तस्वीर नहीं दिखाता और अगर गैबर्ड की एलिगेशन सही है तो ये सिर्फ फंडिंग की कहानी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी की कहानी भी है और शायद अकाउंटेबिलिटी की भी। और यहीं से ये कहानी लैब से निकलकर इंटेलिजेंस एजेंसी के कॉरिडोर तक पहुंचती है। क्योंकि अगला सवाल फंडिंग का नहीं है, अगला सवाल है सच को किसने कंट्रोल किया। अगर चैप्टर 1 फंडिंग की कहानी थी तो चैप्टर 2 इन्फॉर्मेशन की कहानी है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान सिर्फ वायरस ही नहीं फैल रहा था, इन्फॉर्मेशन भी फैल रही थी और मिस इन्फॉर्मेशन के आरोप भी। लैब लीक थ्योरी को लेकर दुनिया 2 भाग में बट गई। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे कोविड नेचुरली ओरिजिन का रिजल्ट था, दूसरी तरफ वो लोग जो मानते थे कि वायरस शायद लैब से लीक हुआ हो सकता है। लेकिन सवाल अब ये है कि इस डिबेट को नेचुरली सेटल होने दिया गया था
या किसी ने इस नैरेटिव को एक्टिवली इन्फ्लुएंस किया। यहीं से तुलसी गैबार्ड के डॉक्यूमेंट्स एक और कंट्रोवर्शियल क्लेम करते हैं। उनका एलिगेशन है कि पेंडेमिक के दौरान एंथनी फाउची के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ क्लोज इंटरेक्शन थे और ये इंटरेक्शन सिर्फ साइंटिफिक कंसल्टेशन तक सीमित नहीं था। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फाउची एक ही वक्त में कई रोल प्ले कर रहे थे, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट एडवाइजर्स और पब्लिक स्पोक पर्सन, और साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन करने वाले ऑफिशियल्स। और इसी पॉइंट पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठने लगते हैं। अब आते हैं शायद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एलिगेशन पर। ODNI का क्लेम है कि एक सर्कुलर रिपोर्टिंग लूप क्रिएट हुआ है। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है लेकिन कंसेप्ट काफी सिंपल है। मान लीजिए एक असेसमेंट तैयार होता है और वो असेसमेंट मीडिया रिपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया रिपोर्ट्स फिर पब्लिक परसेप्शन को सेव करती है और बाद में वही परसेप्शन या रिपोर्ट दोबारा एविडेंस के रूप में देखा जाता है। और अगर ऐसा होता है तो एक नैरेटिव धीरे धीरे इतना पावरफुल बन जाता है कि वही सत्य लगने लगता है, चाहे उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो या ना हो। ODNI का एलिगेशन है कि लैब लीक थ्योरी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये एलिगेशन क्लेम करता है कि प्रीफर्ड एक्सप्लेनेशन को रीइंफोर्स किया गया है और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को कम क्रेडिबिलिटी दी गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में ग्रैब ने एक स्टेटमेंट दिया जो पूरे कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। द अमेरिकन पीपल डिजर्व ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ अमेरिका में लोग नहीं मरे कोविड की वजह से, पूरी दुनिया में मरे हैं, तो हम सब डिजर्व करते हैं। उनका कहना था कि पेंडेमिक के दौरान क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को सरपास किया गया और पब्लिक को पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई। ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन था क्योंकि ये सिर्फ साइंटिफिक डिसएग्रीमेंट का आरोप नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल पर सवाल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ODNI के डॉक्यूमेंट्स में इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कुछ विसल ब्लोअर्स का भी जिक्र है। इन एलिगेशंस के मुताबिक कुछ एनालिस्ट और ऑफिशियल्स जो लैब लीक हाइपोथेसिस को ज्यादा क्रेडिबिलिटी देते थे, उन्हें प्रोफेशनल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। कुछ ने मार्जिनलाइजेशन को क्लेम किया और कुछ ने करियर सेटबैक का, और कुछ ने प्रोफेशनली प्रेशर फील किया। अब इन एलिगेशन को इंडिपेंडेंटली प्रूव करना एक अलग बात है, लेकिन अगर विसल ब्लोअर की बात सही है तो इसका मतलब होगा कि डिबेट सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस की नहीं थी, डिबेट पावर की भी थी। और जब पावर और इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलते हैं तो सच को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसी पॉइंट पर कहानी एक और अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है, क्योंकि अगर इतनी ही कंट्रोवर्सी थी तो जनवरी 2025 में एक ऑनगोइंग प्रेसिडेंट ने एंथनी फाउची को प्री एम्प्टिव पार्डन क्यों दिया, और वही हमें ले जाता है चैप्टर 3 की तरफ। जनवरी 2025 जो बाइडेन अपने प्रेसिडेंसी के आखिरी दिनों में थे और इसी दौरान वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आज भी एक डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है। एंथनी फाउची को एक प्री एम्प्टिव पार्डन दिया जाता है। प्री एम्प्टिव यानी किसी भी फॉर्मल चार्ज या कन्विक्शन से पहले। ये अनयूजुअल था लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी पहले भी कंट्रोवर्शियल पार्डन्स ले चुके हैं, फिर भी फाउची के केस में टाइमिंग ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि पेंडेमिक की ओरिजिन को लेकर अभी तक डिबेट खत्म नहीं हुई थी और पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, पार्डन का मतलब गिल्ट प्रूफ होना नहीं होता और ना ही पार्डन अपने आप में किसी क्राइम का एविडेंस होता है। बाइडेन ने भी उस वक्त कहा, देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड आई कैन नॉट इन गुड कॉन्सेंस डू नथिंग। साथ ही उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि पार्डन को रॉन्ग डूइंग की एक्नॉलेजमेंट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स का आर्गुमेंट कुछ और था। उनका सवाल सिंपल था, अगर फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन का डर नहीं था तो पार्डन की जरूरत क्यों पड़ी? और यही वो सवाल है जो पॉलिटिक्स सर्कल में डिस्कस किया जा रहा है। इसी पीरियड में एक और डेवलपमेंट होती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फाउची की गवर्नमेंट फंडिंग सिक्योरिटी की डिटेल को रिमूव कर देते हैं। फिर आता है जून 2026, तुलसी गैबार्ड अपने रेजिग्नेशन को अनाउंस करती है और रीजन पर्सनल था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जिन पर ये पूरी कंट्रोवर्सी टिकी हुई है। डॉक्यूमेंट्स जो उनके मुताबिक ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी थी, और डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज हमने एक कहानी के 3 लेयर देखे। पहली लेयर फंडिंग, क्या अमेरिकन मनी वहां तक पहुंचा और उस फंडिंग की नेचर एग्जैक्टली क्या थी। दूसरी लेयर इन्फॉर्मेशन, और तीसरी लेयर पावर का खेल। 5 साल बाद भी कोविड की ओरिजिन स्टोरी अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हुई है, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी में ये सिर्फ एक वायरस की कहानी नहीं थी, ये एक ट्रस्ट की कहानी थी, ट्रांसपेरेंसी की कहानी थी। क्योंकि जब पूरा ग्लोबल एक देश को देखता है ट्रस्ट के नजर से और वही ऐसे वायरस को फंड करे तो ट्रस्ट टूटता है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी शॉकिंग थी तो इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के ऊपर ये वाली वीडियो बनाई है, अभी जाके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।